यहाँ जो भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र है, मेरे पिताजी का इस क्षेत्र से बहुत बड़ा लगाव था और वो इस क्षेत्र के जितने भी गांव थे उन गांवों में घूमते रहते थे। एक वकील थे मेरे पिताजी, हिसार में रेजिडेंस है, फिर शिवानी में आके बस गए। शिवानी में अपनी जमीन जायदाद और गैस एजेंसी वगैरह व्यापार है। समस्याएं हैं उनसे मैं बहुत भांति पहले से ही परिचित था, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में था, सीधा मैं आ नहीं सकता था। रिटायर 31 मार्च 2021 को मैं रिटायर हुआ सरकारी नौकरी से, और उसके पश्चात मैंने मन बना लिया कि भाई मैंने नौकरी करनी थी, नौकरी कर ली। अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना था, पढ़ा लिखा लिया, और जो है मेरी वाइफ भी एक अच्छी पोस्ट पर है, और मुझे अब जो है एक समाज में सेवा करने का बिल्कुल साफ सुथरा मौका मिला है। तमाम जिंदगी में समाज सेवा करता रहूंगा। और क्या मैं तो अपने मन की कहूँगा सारी। ठीक है, मेरा नाम कुलदीप ग्रोवर है। मैं सेल टैक्स विभाग से एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर रिटायर हुआ हूँ। अपनी बताऊं तो शिवानी से मैं ताल्लुकात रखता हूँ, और शिवानी पहले भवानीखेड़ा क्षेत्र में आती थी, और अब ये लोहारू में जो है गिनती होने लगी, लोहारू विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ जो भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र है, मेरे पिताजी का इस क्षेत्र से बहुत बड़ा लगाव था और वो इस क्षेत्र के जितने भी गांव थे उन गांवों में घूमते रहते थे। एक वकील थे मेरे पिताजी, हिसार में रेजिडेंस है, फिर शिवानी में आके बस गए। शिवानी में अपनी जमीन जायदाद और गैस एजेंसी वगैरह व्यापार है। भिवानी जो है अदालत, अपील की अदालत है। जो शिवानी के कोर्ट केस होते हैं वो अपीलें भिवानी कोर्ट में दी जाती थी। बहुत सारे वकील जितने भी भिवानी में बैठे हैं वो सभी पिताजी को अच्छी तरह से और व्यक्तिगत रूप से जानते थे, और भवानीखेड़ा क्षेत्र में यहाँ के जो ज्योग्राफी है और जो यहाँ का वातावरण है, यहाँ की जो समस्याएं हैं, उनसे मैं बहुत भांति पहले से ही परिचित था, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में था, सीधा मैं आ नहीं सकता था। रिटायर 31 मार्च 2021 को मैं रिटायर हुआ सरकारी नौकरी से, और उसके पश्चात मैंने मन बना लिया कि भाई मैंने नौकरी करनी थी, नौकरी कर ली। अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना था, पढ़ा लिखा लिया, और जो है मेरी वाइफ भी एक अच्छी पोस्ट पर है, और मुझे अब जो है एक समाज में सेवा करने का बिल्कुल साफ सुथरा मौका मिला है। तमाम जिंदगी में समाज सेवा करता रहूंगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं LLB हूँ, LLM हूँ, और अब PhD कर रहा हूँ मैं। तो इस नजरिए से, और एक मेरे पिताजी के अंदर इतनी समाज के प्रति, क्योंकि 1950 में मेरे पिताजी बताया करते थे, उनका देहांत 2 सितंबर 2023 को हो चुका, तो वो बताया करते थे बातों बातों में कि वो जब वो दिल्ली में नौकरी पर थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और अन्य बड़े बड़े जो नेता थे उस वक्त के, उन सभी से उनकी मुलाकात होती रहती थी। और देश के प्रति जो भावना थी उनकी, कि देश इस समय में जब देश बिल्कुल बिखरा हुआ है, आजादी नई ली हुई थी, तो उस वक्त उस देश को कैसे संभाला जाए, तो मेरे पिताजी उनसे मिलते जुलते थे, और एक भावना आ गई थी कि समाज और देश को कैसे अपना योगदान करके अपना कुछ जो है जीवन सफल बनाया जाए। उनके सामने भी उस वक्त परिवार था, परिवार को आगे बढ़ाया। 1967 में पिताजी ने नारनौल विधानसभा से नौकरी का त्याग करके दिल्ली से, और 1967 में विधानसभा नारनौल से इलेक्शन लड़ा। उसके बाद हाथी में प्रैक्टिस करने लगे। उनकी उम्र के
जो है वकील साहब है रिखी राम हासी में, वो पिताजी के घनिष्ठ मित्र थे, वो अब भी हैं। और जो पुराने वकील थे या जितने भी पुराने, वो पिताजी तो 90 साल के होकर सिधार गए, लेकिन उनकी उम्र के लगभग कुछ ही बचे हुए हैं। जो भी बचे हुए हैं, मैं गांव सिवाना में गया, पिताजी का नाम देखते ही एकदम पहचान गए, भाई उसके लड़के हो? बोले हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनकी जो सोच थी, अगर वही तेरी सोच है तो भाई तू आ जा, इसमें बवानीखेड़ा क्षेत्र में आ जा। तो उसके बाद मैं जो है पिताजी जाने के बाद मेरे मन में आया, मैं हर तरह से बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी से कुछ लेने की, मेरे पास तमाम साधन है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो उनकी लाइन पर चलकर मेरे पिताजी ने हम बच्चों को इतना शिक्षित बनाया और इस लायक बना दिया कि समाज में कुछ न कुछ सहयोग कर सके और समाज को ऊंचा उठाने की कोशिश कर सके। मैं रिटायरमेंट के बाद 2 साल से बवानीखेड़ा क्षेत्र के 55 गांवों में घूम रहा हूं। वो एक अलग बात है, रिश्तेदारी में गया, जान पहचान में गया, और यहाँ पर जितना भी मैंने भिवानी में मैं रह रहा हूँ और बवानीखेड़ा क्षेत्र में सिंधु वाटिका है, वहां मेरा ऑफिस है। मैंने महसूस किया बवानीखेड़ा क्षेत्र की समस्याएं दूसरी विधानसभाओं की समस्याओं से बिल्कुल ही अलग है। नंबर 1, यहां पर राजनीतिक बदहाली है। यहाँ की सुध लेने वाला कोई भी राजनेता नहीं है। जो वर्तमान राजनेता है, जो वर्तमान विधायक है, उसके बारे में आप सभी को पता होगा कि वो क्या है। और यहाँ एक तरह से ऐसी अव्यवस्था फैल चुकी है, सामाजिक, राजनीतिक तो है ही, राजनीतिक अगर व्यवस्था सही होगी तो उसके आधार पर सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था तो उस क्षेत्र की बिल्कुल सही हो जाती है। बेवारसा बवानीखेड़ा क्षेत्र है, समस्या आप सभी के सामने है। नहरों में पानी नहीं है, सुंदर नहर में कब पानी आता है, नदारद है, और पानी आ भी जाता है, खेतों में पानी आ भी जाता है, लेकिन वो पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता। गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। और अभी जो पानी की शॉर्टेज हुई थी, हाहाकार मचा था बवानीखेड़ा क्षेत्र में। एक्सीएल साहब ने, डीसी साहब ने एक्सीएल साहब को बुलाया और एक्सीएल साहब ने फटाफट जो बोर का पानी टंकी में डाल दिया और वो सप्लाई कर दिया। सारा बवानीखेड़ा क्षेत्र बीमार पड़ा हुआ है। एजुकेशन का हाल देख लो। जहां तक बवानीखेड़ा क्षेत्र की बात बताता हूँ, एजुकेशन के रूप में बवानीखेड़ा बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ से मुश्किल से ही कोई आईएएस निकला हो, यहाँ से मुश्किल से ही कोई एचएस बना हो, या कोई विशेष डॉक्टर बना हो, या कोई एक्सपर्ट बना हो किसी भी फील्ड में। यहाँ का माहौल ऐसा हो चुका है कि लोग बस अपने खाते पीते हैं और अपना सोचने का ना ही उनके पास विचार है। अगर सोच भी लें तो उन विचारों को ऊपर तक कौन पहुंचाए, यहाँ का ऐसा माहौल मैंने देखा है। कुछ भी नहीं है, सब दूसरी विधानसभाओं क्षेत्रों से बवानीखेड़ा का विधानसभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है, 40 साल पीछे चला गया है। और मैं ऐसा महसूस कर चुका हूं कि जिस वक्त 1947 में भारतवर्ष आजाद हुआ था और भारतवर्ष जो है बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया था, एक पुनर्निर्माण किया था उस वक्त बड़े बड़े नेताओं ने, वही हालत आज के बवानीखेड़ा क्षेत्र की है। अगर कोई अच्छा विधानसभा सदस्य आपने चुनकर नहीं दिया तो इसका वो अगर दे भी दिया तो उसको पुनर्निर्माण करना होगा। इस तरह से इतना पिछड़ा हुआ है, ना यहाँ उद्योग है, ना कोई कॉलेज है अच्छा, और ना ही कोई तकनीकी संस्था है। एक आईटीआई है, उसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी आईटीआई होनी चाहिए, मेडिकल होने चाहिए। मेडिकल कहाँ लेकर चले गए? इतनी दूर बच्चों को आने में समस्याएं होती है। और विशेषकर मेरी बहनें जो विशेषकर महिलाएं पढ़ती हैं, उनके लिए आने जाने की जो है रोडवे में लटक के आ रहे हैं सारे। तो ये बात है इतनी समस्याओं को लेकर। और अंदर बहुत सारा, सबसे बड़ी बात है यहाँ का बवानीखेड़ा क्षेत्र का
जो नागरिक है वो बिल्कुल सोया हुआ है। करे तो क्या करे, अगर अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए, और ऊपर की आवाज जो है सुनने वाला कोई है ही नहीं। और आपने देख लिया कि आपका जो है भवानीखेड़ा क्षेत्र के जो विधायक हैं वो कैसे है, कितने कामयाब है, कितने लाचार है या नहीं है। जहां तक भाजपा की बात करूं, मैं कांग्रेसी हूं, शुरू से कांग्रेसी हूं। मेरे बुजुर्ग और मेरे पिताजी कांग्रेसी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक समुद्र की तरह है। समुद्र, कांग्रेस के बारे में कोई कुछ कह दे, समुद्र बिल्कुल अपनी लहर जो है ना बिल्कुल शांत रहता है। कांग्रेस पार्टी के बारे में कहते हैं कि भाई इनमें गुट है, कोई गुट नहीं है। मैं ये कहता हूं इनमें कोई गुटबाजी नहीं है। एक परिवार बड़ा होता है, अपना ही देख लो, एक जो बड़ा परिवार होगा तो छोटे छोटे होती है, जो है सासें इकट्ठी हो जाती है या फिर बहुएं अपनी वो होती है, ये चलता रहता है। लेकिन जब परिवार को मुसीबत आती है तो सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है। तो यही हाल कांग्रेस का है। इस अब अभी जो एमपी के लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें आप लोगों ने दिखा दिया कि कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है और 10 में से 5 सीट लाकर पिछली 2019 में भी कोशिश की कि भाई बीजेपी को हराने की, लेकिन इस बार 10 विधानसभा सीटों से 5 विधानसभा सीटें जीतकर आप लोगों ने दिखा दिया कि सारे कांग्रेसी एक हैं और एक ही रहेंगे। और आने वाले विधानसभा में सारे कांग्रेसी अपना मजबूती से, क्योंकि इलेक्शन लड़ना और बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना एक जो है द्वंद्व बन चुका है। बीजेपी हर तरह से सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है और ये तकनीकी रूप से सक्षम है। पता नहीं कितने हजारों करोड़ जो है IT सेल पे लगा रखे हैं इन्होंने, और अफवाह फैलाने में झूठी पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है। वो उस बीजेपी का मुकाबला, और एक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने 143 MP जो है ना वॉकआउट होने पर निलंबित कर दिए थे। किस तरह से ये अपनी जो है संवैधानिक पावर का, शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। बीजेपी एक जुमला पार्टी है और इसको उखाड़ फेंकना जरूरी है। अगर आप भला चाहते हो, अगर आप अपना परिवार का चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमारा जो होना था हो गया, आपका जो होना था हो गया, आने वाली संतान को हम क्या देना चाहते हैं, आने वाली संतान को क्या हम प्रतिस्पर्धा दे सकते हैं, क्या कंपटीशन में बिठाने के लायक बना सकते हैं, क्या उनको रोजगार दे सकते हैं, क्या उनकी जो है अच्छी परवरिश करके गुड़गावा और इंटरनेशनल लेवल का एक स्टूडेंट बना सकते हैं। ये सवाल आप पूछिए। अगर इन सवालों का जवाब मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और ये जो है ना, ये बीजेपी सरकार, ये तानाशाही सरकार हो चुकी है। ये तानाशाही सरकार हो जाती अगर इसमें जो है यूपी में 80 में से 40 सीट खत्म होना, वहां यूपी की जो जनता है उनको पता लग गया था अगर इस बार बीजेपी सरकार को नीचे नहीं लाए तो ये तानाशाही सरकार हो जाएगी, हिटलर बन जाएगा। इसी वजह से जनता के मत में बहुत दम है। आप जनता को बहुत सारी शक्तियां दी हुई है, मतदान की शक्ति, उस शक्ति का सही ढंग से उपाय करें और एक कांग्रेस को भली भांति विजय प्राप्त करें अगले होने वाले अक्टूबर में के इलेक्शन में। मैं कुलदीप ग्रोवर घूम रहा हूं, हर गांव में घूम रहा हूं, लोगों की प्रतिक्रियाएं ले रहा हूं और लोगों के अब तो सुझाव तो क्या देना है, समय तो इतना आ चुका है, बिल्कुल नजदीक आ चुका है। अब तो यही है कि जो कोई भी, मैं ये कहता हूं कि भाई मैं चाहता हूं हर गांव में मुझे देखो और दूसरे कैंडिडेट्स को देखो, कंपेयर करो, जो आपको सही लगे उसी का साथ दो, बाकी छोड़ दो। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक है और एक ही कैंडिडेट, एक को टिकट मिलेगी, उस कैंडिडेट को आप टिकट दिलवाइए जिसको आप सक्षम समझते हो, जो विधानसभा क्षेत्र का विकास कर सकता हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो बोल सकता हो, जो ऊपर आवाज उठा सकता हो, जिसमें इतनी विद्या की शक्ति हो कि ऊपर जाके लड़ भी सकता हो, और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी हो, जो लड़ना जानता है, झुकना नहीं जानता, आप उसका समर्थन कीजिए। यही मेरा आपसे निवेदन है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।